एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है भारत में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं क्या हैं। मौलिक अधिकार विभिन्न प्रकार के अधिकारों का ही एक स्वरूप होता है। ये वह अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक और अनिवार्य होते हैं। मौलिक अधिकार, इन्हें लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। इन्हें देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतया उनमें परिवर्तन संवैधानिक संशोधन विधि से ही संभव होता है। इनके द्वारा ही उन आधारभूत स्थितियों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना नागरिक जीवन समुचित रूप से व्यतीत नहीं किया जा सकता। यानी मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है और ये वे अधिकार हैं, नैतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें हर काल, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इनके अभाव में मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास असंभव होता है। ये वे अधिकार हैं जो मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। जहाँ तक इनके व्यक्ति के जीवन में महत्व की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो साधारण कानूनों से श्रेष्ठ होते हैं। ये मौलिक अधिकार एक ओर तो नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और दूसरी ओर शासन के अधिकारों की शक्ति और बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों को रक्षा प्रदान करता है। ये एक तरह से शासन और विधानमंडल के ऊपर अंकुश स्वरूप हैं। साधारणतया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना हम अच्छे जीवन की कल्पना आज के समाज में नहीं कर सकते। बात करते हैं अब इनकी प्रमुख विशेषताओं की। ये अधिकार, मौलिक अधिकार, विशेष करके हम भारत की बात करेंगे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार विश्व के अन्य किसी भी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों से अत्यधिक विस्तृत हैं। इनके विस्तृत होने का एक कारण यह भी है कि इनमें हर चीज़ का विस्तार से वर्णन किया हुआ है, जिससे बाद में किसी प्रकार का भ्रम की स्थिति ना बने।
दूसरी विशेषता इन अधिकारों की है कि ये इनकी प्रकृति भारतीय संविधान में दो प्रकार की है, एक निषेधात्मक तथा दूसरा सकारात्मक। निषेधात्मक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो राज्य शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से कोई अधिकार प्रदान नहीं करते। दूसरी ओर सकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में वह अधिकार आते हैं जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि। अगली विशेषता इनकी है कि ये अधिकार निर्बाध नहीं है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं है। इन पर अनेक मर्यादाओं को आरोपित किया गया है और ये केवल संविधान में ही नहीं बल्कि संसद को भी आवश्यकता अनुसार मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों को नागरिकों को अधिकार है कि वे अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इस संबंध में न्यायालय को याचिका यानी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार निलंबित भी किए जा सकते हैं। आपातकाल में इन अधिकारों के निलंबन का अधिकार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति को। इन अधिकारों में समय के अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है, जिसके लिए विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसके तहत संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक में समस्त सदस्य संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने पर इनमें संशोधन किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त है। सर्वप्रथम जो अधिकार प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यह समानता का अधिकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें 2 बिंदु हैं। एक तो कानून के समक्ष समानता, दूसरा कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता की बात करें तो यह ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाए तथा उसे एक समान लागू करे। दूसरा इसमें जो है महत्वपूर्ण
पक्ष वो है कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यह अमेरिकी संविधान की देन है। इसका अर्थ है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्याय की शरण ले सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 14 इसकी एक और विशेषता है कि यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। दूसरा अनुच्छेद 15 यह सामाजिक समानता प्रदान करता है। इसमें स्पष्ट है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि इसके दो अपवाद भी हैं। पहला है, राज्य स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था कर सकता है। दूसरा, राज्य को शिक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है। आर्थिक समानता ये अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के संबंध में समान अवसर उपलब्ध है, चाहे वे भारत के किसी भाग में निवास क्यों न करते हों तथा किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि से संबंधित क्यों न हो। राज्य के अधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अगला महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता की समाप्ति करता है। अनुच्छेद 17 के यह अस्पृश्यता को न केवल निषिद्ध करता है बल्कि इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 18। इस अनुच्छेद के तहत उपाधियों की समाप्ति की गई है, यानी भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि भारत में कुछ उपाधियां देने की प्रथा कांग्रेस सरकार ने शुरू की, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसी उपाधियां दी गई। इसके अगले भाग में हम अन्य अधिकारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।